नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दुर्गा पूजा आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए युवाओं ने निकाली नई तरकीब, कहां पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़ और 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस महानिरीक्षक ने किया दुर्गा पूजा के विभिन्न पंडालों का निरीक्षण। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौत के सामान के 2 सौदागर नितिन और विकी भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से आधा दर्जन से अधिक बने व कई अधबने तमंचे बरामद किए हैं। आरोपियों से हथियार बनाने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों का तीसरा साथी शेख फरार शेखर की भी तलाश पुलिस कर रही है। सिकंदराबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कितने हथियार बरामद? ये थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो रामगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कुछ अवैध असलहे बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने छापा मारा। उस दौरान इनको करीब 4 तमंचे 315 बोर के, 3 तमंचे 12 बोर के, एक अर्धनिर्मित तमंचा और 3 कारतूस वहाँ प्राप्त हुए, टेस्ट के लिए रखे गए थे। और अन्य सामग्री जो इसके बनाने में काम आती है वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वहाँ पर। इस प्रकार से एक बड़ी कामयाबी सिकंदराबाद पुलिस को मिली है, जिनके द्वारा इतने अवैध असलहों की बरामदगी की गई है। सर, क्या इनका आपराधिक इतिहास है? क्या ये दिल्ली वगैरह में भी तमंचे सप्लाई किया करते थे? अभी आपराधिक इतिहास इनका कोई नहीं मिला है, उसकी छानबीन की जा रही है। और जो इनके द्वारा अभी तक जो बताया गया है, इनके द्वारा क्या नाम है, जो असले की सप्लाई की बात जो है अभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी इसमें और छानबीन की आवश्यकता है। इनके कुछ और साथी हैं, उनका अभी यहाँ पर नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको भी इसमें शामिल माना जा रहा है और उनके ही खिलाफ जांच करके आवश्यक कार्रवाई की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भागलपुर में दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। ऐसे में दुर्गा पंडाल का निर्माण जोरों पर है। कहीं कहीं पंडाल को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। वहीं दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन के लिए चंदा भी लिया जा रहा है। लेकिन इस बार भागलपुर के रंगरा गांव के युवकों ने चंदा लेने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसके बारे में हर ओर चर्चा हो रही है। आपने दुर्गा पूजा के लिए गांव में घर घर चंदा वसूलते हुए पेन कॉपी लेकर युवक को तो देखा होगा, लेकिन इस दौरान अक्सर लोग ये बहाना बना देते थे कि पॉकेट में कैश नहीं है, कल देंगे या भिजवा देंगे, जिसके बाद दुर्गा पूजा के लिए ऑनलाइन चंदा लिया जाने लगा है। जी हाँ, भागलपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव के एक युवक दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर युवक अपने हाथ पर फोन पे या QR कोड डिजिटल चंदा ले रहे हैं। इस बार आप लोग चंदा लेने निकले हुए हैं। चंदा डिजिटल मोड और ये आपका जो है मैनुअली मोड दोनों में हो रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चंदा हो रहा है और हम लोग एकत्रित पूरे गांव से, सभी के घरों से, हर एक जो भी जिसको जो भी होता है, ऑफलाइन देना हो ऑनलाइन देना हो, हम लोग सभी से लेके माता के चरणों में प्रसाद के रूप में हम लोग अर्जित करते हैं। और हम लोग कुछ अन्य भी ले रखा है जो भी हम लोग को, और हम लोग सारे लोग पूरे गाँव से चंदा एकत्रित करके माता का पूजा करते हैं। आपकी टोली में और कितने सदस्य हैं? हमारे टोली में 20-25 सदस्य हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो हर एक गली गली घूम घूम के जो उसके जो अनुसार चंदा होता है वो हम लोग करके। ऐसा तो नहीं है कि 2 डिवाइड करके है कि आप युवा का अलग है? नहीं, सभी लोग साथ में ही हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा वो आगे गए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे चंदा ले रहे थे तो आपने देखा ही, तो अभी मैंने आपको बताया। और ये वाला आइडिया कहाँ से आया? ये वाला आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपना डिजिटल इंडिया का जो चलाया गया स्कीम, तो हम लोग अपने गाँव में भी सबको जागरूक कर रहे हैं ऑनलाइन सबको पैसा देने का, डिजिटल करने का, ताकि इससे बहुत आदमी को जानकारी भी हो जाए अगर नहीं पता है तो। यही सब देख के हम लोग आगे सबको बता रहे हैं। डिजिटल को आप सपोर्ट कर? यस, डिजिटल को सपोर्ट कर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन सिंह निक्की हुआ। अच्छा, आप किन दुर्गा पूजा समिति से हैं? भगवती दुर्गा पूजा समिति रंगड़ा नगोछिया के अंतर्गत ये हमारा ये रंगड़ा प्रखंड है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में गांधी जयंती के अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर जवाहर लाल ने यहां लगे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर विभाग के शिक्षक और छात्र कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। कुलपति ने कहा कि गांधी जी कभी मर नहीं सकते, उन्होंने सिर्फ शरीर त्यागा है, उनके विचार आज भी जिंदा है। आज से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण किया गया,
क्या उद्देश्य दीजिएगा सर? मैं गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा बताए हुए जो सबसे बड़ा रास्ता है सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, हमारे छात्र छात्राएं शिक्षक उस चीज़ को अपनाएं गांधी जी की। दूसरी चीज़ जो करना है, अभी हम लोगों ने प्रार्थना की, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो वैसी सोच जब बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी को एक साथ मिल करके करना होगा, तभी हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास। व्हाट इट मीन्स सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी सेक्स के लोग एक साथ मिल करके भारत के विकास के बारे में सोचें, विश्वविद्यालय के विकास में सोचें। तो सबका साथ सबका विकास है ना, ये जो गांधी जी का जो थाट्स था, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबको सुबुद्धि दे ईश्वर, है ना, गिरजा, ये गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ें सब एक हैं। भगवान अलग अलग नाम से विराजमान हैं और उसके चलते धर्म की लड़ाई जो आजकल चल रही है, दैट शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। ये नहीं कि हमसे ये पेपर में बहुत अच्छे न्यूज़ नहीं आते कि कोई सिख ईसाई बन रहा है तो ये बन रहा है, तो हिंदू मुस्लिम बन गया, मुस्लिम तो अरे सब एक है यार, क्या है डिफरेंस? तो समाज और देश और व्यक्ति का विकास तभी होगा जब हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलें। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ी, इज़ महात्मा डाइड, क्या महात्मा मर गए? महात्मा गांधी इज़ गांधी डाइड, क्या गांधी जी मर चुके हैं? नो, ना तो मरे हैं और ना तो मरेंगे। मरे हैं, उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया है, लेकिन उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे नारी सम्मान की बात हो, चाहे श्रम की बात कीजिए, चाहे शिक्षा की बात कीजिए, चाहे चिकित्सा की बात कीजिए, चाहे सफाई की बात कीजिए, उस पर बड़े बड़े साहब पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना नारी का जो जीवन जो है अधूरा है और समाज का विकास नहीं किया जा सकता। छोटी बात थी, उस पर अब जो है महिला सशक्तिकरण की बात आ गई, हर क्षेत्रों में महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है बुनियादी शिक्षा, हमको स्कूल है कि बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग बागवानी करते थे, चरखा चलाते थे, ये सारा काम करते थे। तो शिक्षा। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौत के सामान के 2 सौदागर नितिन और विकी भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से आधा दर्जन से अधिक बने व कई अधबने तमंचे बरामद किए हैं। आरोपियों से हथियार बनाने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों का तीसरा साथी शेख फरार शेखर की भी तलाश पुलिस कर रही है। सिकंदराबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, कितने हथियार बना? ये थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो रामगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कुछ अवैध असलहे बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने छापा मारा। उस दौरान इनको करीब 4 तमंचे 315 बोर के, 3 तमंचे 12 बोर के, एक अभिनिर्मित तमंचा और 3 कारतूस वहाँ प्राप्त हुए, जो टेस्ट के लिए रखे गए थे। और अन्य सामग्री जो इसके बनाने में काम आती है, वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वहाँ पर। इस प्रकार से एक बड़ी कामयाबी सिकंदराबाद पुलिस को मिली है, जिनके द्वारा इतने अवैध असलहों की बरामदगी की गई है। सर, क्या इनका आपराधिक इतिहास है? क्या ये दिल्ली वगैरह में भी तमंचे सप्लाई किया करते थे? अभी आपराधिक इतिहास इनका कोई नहीं मिला है, उसकी छानबीन की जा रही है। और जो इनके द्वारा अभी तक जो बताया गया है, इनके द्वारा क्या नाम है, जो असले की सप्लाई की बात जो है अभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी इसमें और छानबीन की आवश्यकता है। इनके कुछ और साथी हैं, उनका अभी यहाँ पर नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको भी इसमें शामिल माना जा रहा है और उनके हिस्से के खिलाफ भी जाँच करके आवश्यक कार्रवाई की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां कल भदोई में दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान लगी भीषण आग के मद्देनजर आज पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र एवं एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के द्वारा जनपद गाजीपुर के नगर क्षेत्र में स्थापित विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी व एसपी के द्वारा पंडालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा अचानक होने वाली किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा सामग्री व उपकरणों का निरीक्षण किया गया।
वहीं आईजी व एसपी ने दुर्गा मूर्ति स्थापित करने वाले आयोजकों से पंडालों में बालू, पानी, आग बुझाने वाले अग्निशमन यंत्रों को रखने के निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। आजमगढ़ बरदाहा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों में से एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना निवासी कस्बा देवगांव कोतवाली आजमगढ़ के रूप में हुई है। पास से अवैध असलाह व कारतूस भी बरामद हुआ है और इसने पिकअप से पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों में सम्मिलित अपने आप को बताया है। दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 25-25 हजार के इनामी अंतर जनपदीय लुटेरे चोरी की बुलेरो असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया ने किया है। दिनांक 2-3-10-2022 की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना फूलपुर क्षेत्र में अपराध करने के लिए कुछ लोग साहगंज जनपद जौनपुर की ओर से चोरी की गई बुलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असलहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बुलेरो को चौकी इंचार्ज अंबारी श्री हीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बुलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य 2 लोग गहरा अंधकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ यूपी गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपये का टॉप 10 इनामिया अपराधी है। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तबरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22 IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से एक चोरी की बुलेरो, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 7 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 4,500 रुपये नकदी बरामद हुआ है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
जनपद मोहाली पंजाब के 2 युवक फर्रुखाबाद जहानागंज में एक ट्रक व 464 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले गिरोह के 25,000 का इनामी व उसका साथी अभियुक्त ग्रिफ्तार एक ट्रक व 464 पेटी अंग्रेजी शराब सहित बरामद किया गया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों का लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें कुछ विचार इस प्रकार के हैं। किसानों के लिए खाद भंडार, बिजली की आपूर्ति, सभी सिंचाई माइनर एवं बम्बाओं की विविध तरीके से जाँच कराएं, सभी किसानों के रजिस्ट्रेशन कराकर उनको बीज खाद उपलब्ध कराएं, जिले के सभी PHC व CHC केंद्रों पर दवाएं उपलब्ध कराएं व अन्य मांगे शामिल रहीं। शोषण होता है तो हमारे सारे पदाधिकारी एकजुट होकर, सारे जिलों के संगठन के पदाधिकारी एकजुट होकर उस किसान को आवाज़ को दबने नहीं देंगे और बाकायदा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं किसानों की हैं, काफ़ी लंबे समय से किसान जूझ रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं, उस पर किस तरह का काम करेंगे? जो हमारा जो संगठन है 6 तारीख को भारतीय किसान यूनियन सावित्री का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है और 14 और 15 तारीख को हमारे सभी राष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी लखनऊ में हमारा एक सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें सारे चिंतन मंथन होंगे और जो भी समस्या किसानों का जहाँ भी शोषण होगा वो उच्च उस पर रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या कोई बात मनवाने के लिए आंदोलन के अलावा क्या कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएंगे या सिर्फ आंदोलन ही तक सीमित रहेंगे? भारतीय किसान सावित्री का कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और आंदोलन ही अपनाएंगे। जो हमारा हक है आंदोलन करके समस्या को रखने का, वो हमारी प्रक्रिया रहेगी, कानूनी प्रक्रिया रहेगी और आंदोलन प्रक्रिया भी रहेगी। किसानों के बीच में कैसे विश्वास कायम करेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है विगत कुछ वर्षों में तमाम किसान यूनियन यहाँ पर स्थापित हुए हैं, तो किस तरह से अपना विश्वास कैसे कायम करेंगे? मेरा मानना यह है कि जब देश आज़ाद नहीं था तब भी हमारा मतलब काफ़ी संगठन चले। भगत सिंह का अलग संगठन था, चंद्रशेखर का अलग था, महात्मा गांधी जी का अलग था। ऐसे ही अगर भारतीय किसानों कर रहे हैं तो सारे एक मत है, सारे संगठनों का किसानों का शोषण नहीं हो पाए और जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो शोषण करने वो कर रही है, तो आज अगर कहीं भी अगर कोई संगठन पर किसी के वहाँ चाहेगी, सारे एक संगठन एक मत हो गए हैं। तो आपकी भारतीय किसान यूनियन सावित्री के द्वारा जो आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई है, विशेष क्या मुद्दा है इसमें, क्यों प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता मुख्य मुद्दा ये है कि जिले के जो हमारे 6 तारीख को धरना प्रदर्शन रहेगा। आज जिले के अंदर किसान खेती भी तैयार कर रहा है, जुताई का टाइम है, आलू धराई का टाइम है, लहसुन का टाइम है, तो जो खाद मिलने चाहिए DAP पहले तो मिली थी 1100 रुपये में, आज जो स्थिति है वो आज 14 की स्थिति कर दी गई है और वो ब्लैक में 1500 की मिल रही है। तो शासन किसान के लिए दाई मुहैया न करा पा रहा है और मेन ये है कि जो विद्युत समस्या को लेके कि गाँवों की लाट काट दी गई है। तो मेरा मानना यह किसान के पास अभी तो नहीं धान की फसल आई है और नहीं कोई फसल आई है। जब फसल ही नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से, बिकेगी नहीं तो हमारा मानना यह है कि जो बीमारी चरम सीमा पर जिले के अंदर डेंगू चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, तो हमारे शासन से ये मांग रहेगी कि सभी जो विद्युत काट दी गई गाँवों की वो जोड़ी जाएँ और जब किसान के पास फसल के पैसे आ जाएं तो अदा भी करवाएंगे हम लोग। आज ही शोषण होता है तो हमारे सारे पदाधिकारी एकजुट होकर, सारे जिलों के संगठन के पदाधिकारी एकजुट होकर उस किसान को आवाज़ को दबने नहीं देंगे और बाकायदा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं किसानों की हैं, काफ़ी लंबे समय से किसान जूझ रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं, उस पर किस तरह का काम करेंगे? जो हमारा जो संगठन है 6 तारीख को भारतीय किसान यूनियन सावित्री का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन है और 14 और 15 तारीख को हमारे सभी राष्ट्र के प्रदेश के पदाधिकारी लखनऊ में हमारा एक सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें सारे चिंतन मंथन होंगे और जो भी समस्या किसानों का जहाँ भी शोषण होगा वो उच्च उस पर रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या कोई बात मनवाने के लिए आंदोलन के अलावा क्या कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएंगे या सिर्फ आंदोलन ही तक सीमित रहेंगे? भारतीय किसान सावित्री का कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और आंदोलन ही अपनाएंगे।
जो हमारा हक है आंदोलन करके समस्या को रखने का, वो हमारी प्रक्रिया रहेगी, कानूनी प्रक्रिया रहेगी और आंदोलन प्रक्रिया भी रहेगी। किसानों के बीच में कैसे विश्वास कायम करेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है विगत कुछ वर्षों में तमाम किसान यूनियन यहाँ पर स्थापित हुए हैं, तो किस तरह से अपना विश्वास कैसे कायम करेंगे? मेरा मानना यह है कि जब देश आज़ाद नहीं था तब भी हमारा मतलब काफ़ी संगठन चले। भगत सिंह का अलग संगठन था, चंद्रशेखर का अलग था, महात्मा गांधी जी का अलग था। ऐसे ही अगर भारतीय किसानों कर रहे हैं तो सारे एक मत है, सारे संगठनों का किसानों का शोषण नहीं हो पाए। और जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो शोषण करने वो कर रही है, तो आज अगर कहीं भी अगर कोई संगठन पर किसी की होना चाहेगी, सारे एक संगठन एक मत हो गए। तो आपकी भारतीय किसान यूनियन सावित्री के द्वारा जो आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई है, विशेष क्या मुद्दा है इसमें, क्यों प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता मुख्य मुद्दा ये है कि जिले के जो हमारे 6 तारीख को धरना प्रदर्शन रहेगा। आज जिले के अंदर किसान खेती भी तैयार कर रहा है, जुताई का टर्म है, आलू धराई का टर्म है, लहसुन का टर्म है। तो जो खाद मिलने चाहिए DAP पहले तो मिल रही थी 1100 रुपये में, आज जो स्थिति है वो आज 14 की स्थिति कर दी गई है और वो ब्लैक में 1500 की मिल रही है। तो शासन किसान के लिए दाई मुहैया न करा पा रहा है। और मेन ये है कि जो विद्युत समस्या को लेके कि गाँवों की लाट काट दी गई है। किसान मजबूर होकर किसानों की आत्महत्याएं तमाम हुई। अब इस सरकार में किसानों की आत्महत्याएं किस तरह से रुकी है या बढ़ी है, क्या मानते हैं? भारतीय किसान यूनियन सावित्री का हमारा गठन एक ईमानदार गठन है, ईमानदारी से काम कर रहा है और ईमानदारी को लेके ही हम जिले में उतरे हैं। किसानों का जहाँ तक सवाल है खादी या बीज का, सबसे पहला सवाल अब इस समय यही है, खादी भंडारों पर पहुंची नहीं, किसान परेशान है। ठीक, बिजली की कटौती कर दी जाती है, अभी वर्षा बहुत तेज़ हो गई, पहले सूखा पड़ी, किसान परेशान है। इसकी बुलंद आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने संकल्प किया है कि हमारा जो गठन है, सावित्री गठन जो है, वो पूरी ताकत से किसानों के पक्ष में लड़ेगा। 6 तारीख को हमारा बड़ा यहाँ प्रोग्राम है ज़िले पे, इसकी मांगे करेंगे। बिजली की भारी समस्या होने के कारण बिजली काट दी जाती है, लोग परेशान हैं। अभी कोई खेत परे में जा रहा हो, कोई कचू कर रहा हो, कोई कचू कर रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी इससे सरसों की बुआई हो रही है। खादी किसी केंद्र पे इस समय उपलब्ध नहीं है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरी ताकत खर्च करके बड़े ईमानदारी के साथ अधिकारियों के साथ बैठ के उसका मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद में उनसे आग्रह करेंगे खादी केंद्रों पर तत्काल पहुंचाई जाए, बीज समय से मिले और खादी समय से मिले, वो बिजली समय से मिले। मेरा सवाल ये, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार कितनी सफल मानते हैं या असफल मानते हैं? असफल मान रहे हैं किसान को। किसान की जो आत्महत्या किसान कर रहा है वो सरकार हर पहलू पे असफल है, हर पहलू पे असफल है। कोई किसान को कतई कोई वो व्यवस्था नहीं उसकी कर पा रही है किसी सरकार। इसके लिए किस तरह के कदम उठाएगी? हम किसान यूनियन हमारी इतनी बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है। हम अधिकारियों से क्या, शासन से, प्रशासन से, सबसे कहेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। हमारा जो मुख्यमंत्री से काम है उसका मुख्यमंत्री के लिए लेटर भेजा जाए, हमारे यहाँ से हमारी सुनवाई हो, किसानों की सुनवाई हो। किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो आत्महत्या से बचे और अपने काम पे आए। केंद्र प्रदेश सरकार किसानों के हित में बहुत कुछ कर रही है, क्या जमीनी स्तर पर जिले में उसका क्रियान्वयन मान रहे हो रहा है या नहीं? धरातल पे तो कुछ हो नहीं रहा है। वो अपना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो उनकी सरकार अपनी जाने। धरातल तो कुछ आ नहीं रहा है। धरातल पे हम आपको बता रहे हैं, धरातल पे आता तो किसान खादी के लिए क्यों घूमता, धरातल पे आता तो बिजली के लिए क्यों घूमता, धरातल पे आता तो सड़क के लिए क्यों घूमता, धरातल पे आता तो बीमारी फैली है तमाम हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं क्यों घूमता। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो काफ़ी समय तक चली, किसान KCC वाली ऋण माफ़ी वाली योजना, और काफ़ी समय से ये माफ़ी वाली योजना नहीं आ रही है, तो क्या मानते हैं इसमें? सरकार ने अभी आदेश किए थे क्रेडिट कार्ड बनाइए किसानों की। क्रेडिट कार्ड में ब्लॉक से क्रेडिट कार्ड बैंक में पहुंच गए, लेकिन किसी एक किसान की कोई लोन स्वीकृत नहीं हुई। कहता है क्या सरकार उसको मान्यता दे रही है? कुछ नहीं। जिन लोगों पर जो कर्जा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का,
जिस तरह से परेशान है किसान, वो नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेगी आपके ये सरकार किसान चिल्ला रहा है हमारा कर्जा माफ करिए। सरकार कागजों में तो काम कर रही है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकैया टाट पिकअप के समीप स्कॉर्पियो और टेम्पो की सीधी भिड़ंत से पड़वा डाल्टेनगंज के अंचलाधिकारी चंद्रदेव कुमार सहित 9 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को आसपास के ग्रामीणों द्वारा बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार, सुरेश राम, सुरेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार के लिए अंचलाधिकारी चंद्रदेव कुमार, मुनिया देवी, किरण उराव, फूल कुमारी देवी, ललमुनिया देवी को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि सभी घायलों का सर और शरीर के कई अंगों में आंतरिक चोट आई है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।